मेडास ने एक मुहिम चला रखी है, जैसा आप जानते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां जिसको लेकर कई तरीके की गलतफहमियां हैं, कई तरह की अफवाहें उड़ती रहती हैं। उसी में से एक बीमारी ऐसी भी है जिसको भी लेकर लोग कई चीजें सोचते रहते हैं, वो है एपिलेप्सी, यानी आम बोलचाल की भाषा में उसे मिर्गी कहा जाता है। और 17 नवंबर यानी नेशनल एपिलेप्सी डे के तहत हम एक बार फिर हाजिर हैं और इस बीमारी के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये भी जानेंगे कि भाई अगर ऐसी बीमारी आपको हो जाती है तो क्या समाज में या सोशल बहिष्कार उसका आप कर दीजिए, क्या ऐसा जरूरी है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसकी पहचान हो सकती है, इन तमाम चीजों पर से पर्दा उठाने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेडास के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर जेड आजाद। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहब। और एक ऐसी बीमारी, इससे पहले कि हम लोग बातचीत करें, आपसे एक बात हम पूछना चाहेंगे कि आप क्रिकेट के बड़े शौकीन होंगे, आप फिल्म्स भी देखते होंगे, आपको पॉलिटिकल में भी और ख़ासतौर से राजनीति में भी बहुत रुचि होगी। तो आपके लिए एक चीज़ हम बता दें कि यूएस के 26 प्रेसिडेंट 42 साल की उम्र में जो राष्ट्रपति बने थे, रूजवेल्ट, उनको भी मिर्गी की बीमारी थी और उन्होंने किस तरीके से देश चलाया। इसके अलावा जॉन टी रोड्स, जिनको आप जानते हैं फील्डिंग करते हुए 1992 वर्ल्ड कप याद होगा, छलांग लगाते हुए उन्होंने रन आउट किया था, उनको भी मिर्गी थी। फातिमा सना शेख, दंगल गर्ल, उनको भी मिर्गी थी। और कांटा लगा गर्ल, जो गाना काफी आपने सुना होगा शेफाली जरी वाला, उनको भी मिर्गी थी। तो डॉक्टर साहब, ये जो हम लोग इंट्रो हमने दिया, ये सिर्फ इसलिए दिया कि भाई आज के दौर पर लोग इस बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं और खास तौर से समाज में एक ऐसी चीज हो जाती है कि भाई उसको मिर्गी है, दूर रहो। बिल्कुल, जो नेशनल एपिलेप्सी डे जो मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यही है कि लोगों में जो इस बीमारी के प्रति जो गलतफहमियां हैं, मिथ हैं, बहुत सारी गलतफहमियां, सबको दूर किया जाए और जो लोगों में एजुकेट किया जाए, लोगों को जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनको एजुकेट किया जाए। जो परिवार वाले जो हैं, जो जिनके फैमिली में कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है, तो लोग जो समाज की जो गलतफहमी के वजह से काफ़ी उनसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और सोसाइटी में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको भी इनकरेज किया जाए कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है कंटिन्यू रहे। और साथ ही साथ जो पेशेंट हैं उन्हें भी काफ़ी सोशली उनको भी काफ़ी देखना पड़ रहा है, उन्हें भी बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है जो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो साथ ही साथ कोशिश है कि उन्हें भी एम्पावर किया जाए और उन्हें भी फुल जो पोटेंशियल लाइफ का है उसे भी हक है, उसके लिए भी लोग है कि एम्पावर करके उन्हें भी एक लाइफ को जो हेल्दी लाइफ और प्रोडक्टिव लाइफ में वो शामिल हो। इसके लिए सब कुछ के लिए एक अवेयरनेस के तौर पे इसे मनाया जा रहा है और इसी मुहिम में हम लोग भी शामिल हर साल होते हैं और आज भी इसी मौके पे एक कोशिश है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा किया जाए। बिल्कुल, और इस जागरूकता की जब बात हो रही है, अवेयरनेस की बात हो रही है डॉक्टर साहब, तो जो सबसे पहला सवाल आता है कि कितना बड़ा रिस्क है ये, इसमें रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि इसको एपिलेप्सी हुई है। तो ये जो छोटी सी चीज़ है, ये जहन में जो लोगों की आती है, पर है वो बहुत बड़ी बात। तो इस पर सबसे पहले आप रोशनी डालिए। बेसिकली एपिलेप्सी जिसे आम बोलचाल की भाषा में मिर्गी भी कहते हैं, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है और जो कि मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ आप कह सकते हैं। और काफ़ी आज की डेट में कहा जाए तो अराउंड 50 मिलियन वर्ल्ड वाइड जो एपिलेप्सी से ग्रसित लोग हैं, तो काफ़ी कॉमन है। आप हर फैमिली में, हर जगह, सभी के आसपास फैमिली के कोई मेंबर एपिलेप्सी से ग्रसित है या आसपास में सब लोग देखा है कि सामने चलते चलते आप देखा कि किसी को सीजर आ गया और उसे लोग एक तरह से घेर कर रखे हैं। तो बेसिकली किसी को भी एपिलेप्सी हो सकती है, कोई बड़ा से बड़ा इंसान हो, कोई भी किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये यंगर एज में या एल्डरली टर्मिनल एज जो है उस ग्रुप को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और किसी को भी हो सकता है। तो एपिलेप्सी होने पे जो आम इंसान है उसे पहचानने के लिए आप कह सकते हैं जो कॉमन से जो सिम्टम है, जो सडनली कोई इंसान चलते चलते वो बेहोश हो गया या किसी का बॉडी का कोई पार्ट टेढ़ा हो जाना कुछ देर के लिए, फिर जर्की मूवमेंट हो जाता है, या
बेहोश हो करके आसपास के देखने में लगेगा कि वो अवेयर है, लेकिन वो आपस में अवेयरनेस सराउंडिंग की नहीं है और वो कुछ इस तरह से हरकत करेगा जो लगेगा कि वो अवेयर ना हो। उसी तरह से किसी किसी को स्मेल की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी किसी को बॉडी के किसी सिम्टम में कोई एबनॉर्मल मूवमेंट के साथ जर्की मूवमेंट होता है, कभी बार बेहोश हो करके लोग गिर जाते हैं, कई बार टंग में भी बाइट आ जाती है, टंग कट जाता है, कई बार पेशाब पैखाना भी कपड़े में हो जाता है। ये सारे सिम्टम है जो कॉमन सिम्टम है जिससे कि एपिलेप्सी, लेकिन अनकॉमन बहुत सारे सिम्टम है। कई बार होता है कि बच्चे रात में सोए हुए सडनली डेली एक ही टाइम में या किसी अलग अलग टाइम में एक तरह के सिम्टम के साथ फेयरफुल होकर के वो उठे, रोने लगे, फिर जाके सो गए और उन्हें कुछ भी याद ना हो। तो इम्पॉर्टेंट है एपिलेप्सी में कि वो जिस टाइम में एपिलेप्सी आती है किसी को, उसकी अवेयरनेस नहीं होती है और उसे रिकॉग्नाइज वो नहीं कर पाता है और फ्यूचर में उसे याद भी नहीं रहती है। तो आम जो इंसान है, उसके परिजन है और आसपास के लोगों को अगर एपिलेप्सी को अगर पहचानते हैं तो उसके लिए है कि एट द साइट ऑफ एपिलेप्सी क्या करना है। अगर किसी को पता चल गया कि उसके फैमिली मेम्बर को एपिलेप्सी है या कोई फ्रेंड को एपिलेप्सी है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट से वो रिकवर होते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है आम इंसान को जानना कि क्या करना है एट द साइट ऑफ एपिलेप्सी या सीजर के तौर, और सब्सिक्वेंटली उसे फाइनल ट्रीटमेंट में कैसे लेके जाना है न्यूरोलॉजिस्ट के पास। बिल्कुल, ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है इस पर हम डिटेल आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने कई बार अपनी बातचीत में सीजर नाम का शब्द का प्रयोग किया, ये सीजर क्या आम बोलचाल की भाषा में इसको दौरा कहें, जो हम देखते हैं दौरा पड़ने लगता है, हिलने लगते हैं लोग? हाँ, मैंने जो सिम्टम बताया ना सीजर या एपिलेप्सी, बेसिकली एपिलेप्सी कहते हैं टेंडेंसी टू हैव रिकरेंट सीजर, बार बार सीजर आने की जिनको टेंडेंसी है उसे एपिलेप्सी के मरीज़ कहते हैं। और सीजर ब्रेन के से रिलेटेड है और जिसे मिर्गी भी कहते हैं, तो रिकरेंट अटैक आना सीजर का वो एपिलेप्सी हुआ। ओके, और इसमें एक चीज़ और जो इसे आम बाल कई लोग फरका भी कहते हैं, मिर्गी कहते हैं, हाँ, फरका कहें कि फरका आ गया था। बिल्कुल। तो इसमें जो ट्रीटमेंट की बात होगी डॉक्टर साहब, उससे पहले जो हम देखते हैं अक्सर और कई तरीके की बातें चलती रहती हैं, अरे उसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो भाई चप्पल सुंघा दो, तो ये सुंघा दो, कभी कभी उनके पैर को पकड़ लिया जाता है, हाथ को पकड़ लिया जाता है, तो ये जादू टोना हो रहा है इसके ऊपर में, कई तरीके की चीज़ समाज में आती है। तो अगर किसी एक आम इंसान कहीं पर जा रहा है और मान लीजिए वो अकेला जा रहा है और उसको इस तरीके का दौरा पड़ता हुआ नजर आ गया, हम वहां पर जा रहे हैं, तो हमें उस क्या करना चाहिए ये देखते हुए कि हो सकता है इसको सीजर हो सकता है इसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो, तो वो आम इंसान क्या करे? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किसी को किसी वक्त भी सीजर आ सकता है, ख़ास करके वो सीजर के पेशेंट, एपिलेप्सी के पेशेंट जिसे रिकरेंट अटैक आ रहा है। तो उनकी लाइफ में तो हम लोग कहते हैं कि लाइफ में लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, वो प्रोडक्टिव लाइफ है, उसे इंडिपेंडेंट आप दो, बशर्ते कि वो सीजर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं हो। सर्टेन केस में हम लोग सुपरवाइज करते हैं, लेकिन आम इसमें कि कुछ लिमिटेशन के साथ उसे पूरी तरह से प्रोडक्टिव लाइफ है। तो चल रहा है, चलते चलते रोड पे या कहीं पे भी सीजर आ सकता है, कुछ ट्रिगर फैक्टर है जिसके वजह से आने के ज़्यादा चांस है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन किसी को भी सीज़र आवे तो कुछ चीज़ें हैं जो सभी को जाननी चाहिए कि एक साइट एट द साइट ऑफ एपिलेप्सी सीज़र जो पेशेंट है उसके साथ क्या करना चाहिए। बिल्कुल गलत है, आप बहुत कॉमन है। आज भी मैंने एक पेशेंट देखा, हमारे पास ही है, उनका कहना था कि जैसे सीज़र आया मैंने नाक दबा दिया और चप्पल उनको सुंघाया। ये सब बिल्कुल लोग एक दूसरे से सुनते और देखते हुए ये काम कर रहे हैं। बेसिकली चाहिए कि जब सीज़र आवे तो सबसे पहले उसके आसपास के जो कोई हार्मफुल चीज़ें हैं, जैसे कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, कोई कहीं पे गिरा हुआ है, ईंटा है या कोई कड़ा सा है, उससे हटाए, उसके आसपास जो वो चीज़ें हटा दें, उसको काम होने दें। अगर कई बार होता है कि सीज़र में एबनॉर्मल मूवमेंट होती है, बॉडी की टाइट हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो उससे रोकने की कोशिश नहीं करनी है, वो खुद ही शांत हो जाएगा, खुद ही कुछ देर में वो अपने आप वो जो सीज़र जो सबसाइड करेंगे तो वो लूज़ हो जाएगा। तो ज़रूरत है कि उसे रेस्ट्रेन ना करे, उसे टाइट ना करे, साथ ही साथ कोई भी चीज़ उसके मुंह में ना डाले। कुछ लोग करते हैं कि जो कुछ होता है, पेन हो, चमचा हो या कुछ भी स्पून वगैरह डालते हैं, तो वो मुंह के अंदर कुछ ना डालें। कई बार होता है कि लोग पानी डालते हैं मुंह में, तो मुंह में कुछ भी ना डालें उसके अंदर, और उन्हें ईज़ करें, उससे काम होने दें। और जैसे ही उन्हें लगे कि ये दौरा जो है एबनॉर्मल मूवमेंट ख़त्म हो गया है, तो उसे एक तरफ करवट लेटा दें। उन्हें बॉडी को चाहिए कि करवट कर दें। उससे क्या होगा
कि उसके मुंह में जो फ्रोदिंग वगैरह होगा वो चांसेस रहता है कि वो लंग्स में जाने का, एस्पिरेट करने का। तो अगर हम मूवमेंट अगर एक तरफ कर देते हैं तो वो रिस्क काफ़ी कम जाता है। और वेट करें कि वो खुद से हो। यूजुअल केस में जो है विदिन 5 मिनट में पेशेंट के एबनॉर्मल मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो या एक बार मूवमेंट हुआ फिर से अगर हुआ या किसी के केस में ऐसा हुआ कि गिरने के बाद वो इंजरी हो गई, तो कुछ केस में है कि इमीडिएट आप नियर बाय हॉस्पिटल में एडमिट करें, नहीं तो वेट करें। चांसेस है कि रिकरेंट सीजर नहीं होगा उसे, और उसके बाद उसके परिजन को खबर होनी है। तो ज़रूरी है कि एटलीस्ट पेशेंट को जब तक कि नॉर्मल कंसिस्टेंस गेन ना करे तब तक उसके पास रहें, उसे एक करवट रखें, उसके आसपास की चीज़ों को हटा दें। कई बार होता है कि कोई पेशेंट चश्मा पहने हुआ, तो कोशिश करें कि चश्मा को निकाल लें, या कोई क्लॉथ है जो कि टाइट पहना हुआ उसे ईज़ कर दें। तो ये सब ज़रूरी है, उसे खुद ब खुद वो अपने आप काम होने दें, तो चांसेस है कि वो हम लोग जो हार्म होती है उससे बचा सकते हैं। ये गलत फहमियाँ हैं जो कई लोगों के जहन में रहती हैं, बहुत हद तक डॉक्टर साहब ने उस पर प्रकाश डाला है। और दूसरी चीज़ क्या, इन सारी चीज़ों के बीच में डॉक्टर साहब एक बार हम एग्जांपल दे रहे थे जॉन्टी रोड्स का, हम राष्ट्रपति का, जॉन्टी रोड्स जिन्होंने हॉकी का वर्ल्ड कप भी खेला, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेला, ओलंपिक्स भी खेला उन्होंने मिर्गी का दौरा होते हुए। लेकिन उसके बावजूद यहाँ देखिए लड़कियों की शादी पर सवाल उठ जाते हैं कि भाई इसको तो मिर्गी है, इसकी शादी कैसे होगी? अगर शादी हो चुकी है तो अरे यार इसके तो फिर अब बच्चा होगा कि नहीं होगा, उस पर सवाल। क्या बच्चा होगा तो कहीं उसको भी तो ना मिर्गी हो जाए? ये क्या भ्रांतियां हैं? जो कहा जाए तो एपिलेप्सी केयर जो कंप्लीट सीजर की जो केयर है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपने बताया किया कि वुमेन विथ एपिलेप्सी एक स्पेशल कैटेगरी में के तौर पे हम लोग देखते हैं। जो एक लेडी जो सीजर आ रहा है तो उसके पेरेंट्स भी है काफ़ी घबराए रहते हैं कि हम किसी को बताए ना, उसको इवन के पेशेंट तक को नहीं पता चलता है कि उससे सीजर आता है, क्योंकि वो तो बेहोश हो जाते हैं, उसे पता ही कुछ नहीं है कई बार, तो उसे भी बताया नहीं जाता है, और जिसकी वजह से कई बार होते हैं कि दवा भी मिस हो जाती है। तो सोसाइटी में जो स्टिग्मा है इससे रिलेटेड गलत फहमियाँ हैं, जिसके वजह से एपिलेप्सी जो वुमेन में स्पेशल कैटेगरी बन गई है। लोग समझते हैं कि इसे जो सीजर होने के बाद वो मतलब फ्यूचर में जितने भी बच्चे होंगे उसमें ट्रांसमिट होंगे, जिसकी रेयर चांस है, लेस देन 3% में जो फ्यूचर जनरेशन को जेनेटिकली जो एक्वायर्ड कहते हैं वो सीजर होता है। तो बिल्कुल गलत फहमी है। एक नॉर्मल इंसान जिस तरह से सीजर रहते हुए अपनी प्रोडक्टिव लाइफ जी सकता है, उसी तरह भी वुमेन भी अगर सीजर के रहते हुए कंसीव कर सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, फीडिंग कर सकती है, लेकिन सब में स्पेशल प्रिकॉशन है। अगर प्रिकॉशन के तौर पे क्या है कि अगर किसी को सीजर है तो उसको ज़रूरत है कि जो प्रेगनेंसी के दरमियान, ये प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही उसकी प्लानिंग होनी चाहिए और दवा में कुछ मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। कुछ जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो सीजर के दवा होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और प्रेग्नेंट लेडी में ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो हम लोग की कोशिश होती है कि उस दवा के मिनिमम डोज में जाए या उस दवा को एडजस्ट करें। उसके साथ साथ कुछ प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन होती है, फॉलेट वगैरह, जिसके डालने से एक पर्टिकुलर टाइप से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को, उसको अवॉइड किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी के दरमियान जो कंटिन्यूस जो नॉर्मल मॉनिटरिंग एंटीनेटल केयर की होती है, इसमें कुछ स्पेशल मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। जो प्रेग्नेंट लेडी है, डिलीवरी जो उसके पेट में जो बच्चा हो रहा है, जो कंसीव किया है, जो ग्रो कर रहा है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हुआ, उसके लिए ज़रूरत है कि एक पर्टिकुलर टाइम में अल्ट्रासाउंड करना है, कुछ केमिकल टेस्ट भी हम लोग करते हैं। उसके अलावा डिलीवरी के दरमियान भी कुछ प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि उसकी दवा को मिस ना हो। और पोस्ट डिलीवरी कोई फ़र्क नहीं रहता है, नॉर्मल इंसान है इसमें, तो ज़रूरत है कि उसे कंटिन्यूस प्रेगनेंसी के दरमियान मॉनिटर हो। और जब डिलीवर कर चुकी जो बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग को आजकल इनकरेज किया जाता है कि विदिन 4 आवर में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने से कई सारी बीमारियां दूर होती है और हेल्दी है बच्चे के लिए, तो ब्रेस्ट फीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लेडी ब्रेस्ट फीड भी कर सकती है। कुछ मेडिसिन है कि जो कि बच्चे में ज़्यादा गुनुदगी पैदा करता है, तो उसे अवॉइड करने की ज़रूरत है ब्रेस्ट फीड के दौरान। लेकिन ये सब चीज़ ज़रूरी है कि वो लेडी जाने, अवेयर रहे, उसकी फैमिली अवेयर रहे, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम हो, तभी ये मुमकिन होता है। हम लोगों ने देखा है कि कई बार लेडी प्रेग्नेंट हो गई
या आप कहें कि शादी करके चली गई दूसरे घर में, मतलब अपने हस्बैंड के घर में, और उसके इन लॉज को, उसके हस्बैंड को पता ही नहीं है कि इसे सीज़र की दवा चल रही है, क्योंकि वो ये जान रही है कि अगर मैं डिस्क्लोज करता हूँ तो हो सकता है कि एक्सेप्टेंस ना हो, कुछ परेशानी ना हो। मदर भी, जो लड़की की मदर और फैमिली वाले हैं, वो सोचते हैं कि एक बार बच्चा हो जाएगा तो फिर एक्सेप्ट कर लेगा। तो उस दरमियान क्या होता है कि सीज़र की मेडिसिन को इंटरप्ट होने की चांसेस है। अगर कभी हुआ कि रात में है, किसी वजह से दवा नहीं खाया, लोगों के दरमियान हो, तो दवा मिस करने पे सीज़र हो, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसमें सीज़र के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो मैंने देखा है कि अक्सर जो इस तरह से डिस्क्लोज ना किया हो, उसके चांसेस ऑफ इंट्रैक्टेबल सीज़र, अनकंट्रोल सीज़र होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इवन प्रेगनेंसी के पहले वो सीज़र कंट्रोल है, प्रेगनेंसी या डूइंग द अर्ली चाइल्ड बियरिंग एज में सीज़र फ्रीक्वेंट हो जाती है। तो ज़रूरत है कि फैमिली उससे अवेयर रहे, और लोगों में जो इसकी गलतफहमियां हैं अगर दूर रहे, लोग एक्सेप्ट करें। मैंने बताया ना कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, तो कई बार होता है कि डिलीवरी के बाद भी उसे टेस्ट जो करना है वो नहीं किया, दवा का डोज को एडजस्ट करना वो ना हुआ हो, और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं हो पाए, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट भी उसे हुआ। तब जाके पता चला कि ये प्रेग्नेंट लेडी जो थी एंटी एपिलेप्टिक पे थी और इसकी साइड इफ़ेक्ट हुआ। तो जब तक एक्सेप्टेंस फैमिली का ना हो तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। तो हम लोग अपने इस माध्यम से या टाइम टू टाइम हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों में जो भी पेशेंट आवे, प्रेग्नेंट लेडी हो या चाइल्ड बियरिंग एज में, उससे काउंसलिंग करें। और जो यंग गर्ल है जो कि एलिजिबल टू मैरी है, तो उससे हम लोग फैमिली को कोशिश करते हैं कि बताएं कि आप अपने जो होने वाले जो है दामाद को, उसके फैमिली को ज़रूर बताएं, और नहीं हो तो एक बार हम लोग से मुलाकात करावे। अगर उनकी काउंसलिंग होती है, उनके समझ में आता है कि ये डिजीज़ जो है ऐसा नहीं है, किसी को भी हो सकता है, आपके फैमिली में भी हो सकता है, तो एक्सेप्टेंस रहता है, ऑलमोस्ट लोग एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल। और ये एक्सेप्टेंस जो है वो सिर्फ फैमिली तक सीमित नहीं, बल्कि समाज को भी आगे आकर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं उस तरफ जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे, सिम्टम्स की बात हो गई थी कि ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है और कैसे 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 इसकी शुरुआत हो सकती है। शुरुआत तो इस समाज में ये भी है कि भाई अगर इसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो चलते हैं एक तांत्रिक के पास, जादू टोना करवाते हैं, ताबीज लाते हैं। ये ना करके कैसे वो इस तरफ आए और आकर वो सोचे कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। अगर और ये क्या इसमें ये भी होता है डॉक्टर साहब कि अगर शुरुआत में पता चल गया तो शायद ये दवा से ही क्योर हो जाएगा मेडिकेट? देखिए, मैक्सिमम केस में तो दवा ही से क्योर होता है। अराउंड 90-95% केस में बहुत इजीली कंट्रोल होता है एपिलेप्सी, और सिंगल ड्रग से ही कंट्रोल होता है। तो ज़रूरी है कि लोगों में अवेयरनेस हो कि ये सीज़र है, और सीज़र एंटी एपिलेप्टिक इसका ट्रीटमेंट जो है दवा है, मेडिकल ट्रीटमेंट है। आप एक न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन के कांटेक्ट में आकर के मेडिसिन लेनी है, और वो ट्रीटमेंट से इजीली कंट्रोल हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने देखा है लोगों में जो मिथ होने की वजह से, गलतफहमियां होने की वजह से, पहले क्या करते हैं कि वो झाड़ फूक में चले जाते हैं, और मौलाना और कहे जो तांत्रिक या ओझा के पीस में जा कर के, और वो अपने वक्त को बर्बाद करते हैं। कई बार हुआ 10 ईयर्स से उनको सीज़र आ रहा है, और ठीक ठाक पढ़े लिखे फैमिली है, काफ़ी मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, और उनको ये भी पता नहीं है कि सीज़र है, इसका इलाज जो है आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो अगर वो अर्ली रिकॉग्नाइज करे, लोगों में अवेयरनेस हो, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। और बहुत हद तक मुमकिन है कि सिंगल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से कुछ साल के दवा से उसका कंट्रोल हो जाएगा सीज़र। टारगेट रहता है कि टोटल सीज़र फ्री रखना, और कोई साइड इफ़ेक्ट उस इंसान में ना हो, और जो टारगेट है कि मिनिमम साइड इफ़ेक्ट में कंप्लीट सीज़र फ्री, ये टारगेट है। उसके अलावा भी कुछ केसेस में हम लोग सर्जरी की भी ज़रूरत होती है, कुछ में इलेक्ट्रिकल, कुछ ब्रेन के स्पेशल एरिया को स्टिमुलस से भी वो सीज़र कंट्रोल होता है। कुछ स्पेशल डाइट है, कीटोजेनिक डाइट, वो सब की भी ज़रूरत पड़ती है जब कोई सीज़र इंट्रैक्टेबल हो। ये सब चीज़ें कुछ लेस देन 10% में ज़रूरत पड़ती है, और उन केस में पड़ती है जबकि सीज़र फ्रीक्वेंट हो और मेडिसिन से ना हो। कई बार होता है कि मेडिसिन एक दवा दी गई लेकिन उससे कंट्रोल ना हुआ, तो हम लोग दवा के नंबर को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में अगर वो डायग्नोसिस सही हो तो सीज़र कंट्रोल हो जाता। और डॉक्टर साहब, जैसे किसी को हो गया
और अगर उसको एपिलेप्सी है, जैसे लगातार हम बात कर रहे हैं, रोड्स हो गए या राष्ट्रपति हो गए यूएस के 26वें, फातिमा सना शेख हो गई, तो इनको जब पता चला कि एपिलेप्सी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने अपने करियर में बहुत नाम कमाया, आगे बढ़े, तो क्या इसमें एक लाइफ स्टाइल भी आपको चेंज करना पड़ जाता है, या ये सोच के फिर चलना पड़ता है कि भाई ऐसा है तो रहने दो, हमको इस तरीके से आगे बढ़ना है? देखिए, एपिलेप्सी जो नॉर्मल इंसान में कोई उनके प्रोडक्टिविटी में कोई हार्म नहीं करता है, बशर्ते कि उनकी सीज़र की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ स्पेशल केस है, अगर इंट्रैक्टेबल सीज़र है, कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ है जो सर्जरी वगैरह से इम्प्रूव कर जाता है, वो तो नॉर्मल इंसान को प्रोडक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सर्टेन केस में कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, जैसे लैक ऑफ स्लीप बहुत ही बड़ा एक ट्रिगर है सीज़र के लिए, तो प्रॉपर स्लीप, उसे 7 आवर की स्लीप होनी चाहिए। कुछ केस में अगर किसी को सीज़र की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो अगर ड्राइविंग वगैरह को अवॉइड करना है, अवॉइड किया, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट किया गया है ड्राइविंग को। उसके अलावा स्विमिंग वगैरह को रिस्ट्रिक्ट किया गया। उसी तरह हम लोग कई बार देखते हैं लेबरर वगैरह है, हाइट पे काम कर रहा है, अगर उसके सीज़र की हिस्ट्री है तो उसे बिल्कुल हाइट पे काम नहीं करनी चाहिए। कई बार होता है, हम लोग देखते हैं कि सीज़र की वजह से वो लेबरर गिरा। उसके अलावा लाइफ में सुपरवाइज़ करने की ज़रूरत कम ही केस में पड़ती है, उन केस में पड़ती है जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो। आम इंसान को एक नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ में कहीं पे हार्म नहीं है एक सीज़र होना। और आखिर में चलते चलते अगर ये आपसे पूछें कि क्या चोट लगने से भी ऐसा हो सकता है, इंजरी से हो सकता है, या इंटरनल, जैसा आपने शुरू में बताया कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ही होता है? देखिए, जो कॉमन कॉजेज़ है जो सीज़र के और या एपिलेप्सी के कहें, मोस्ट कॉमनली जो एज वाइज हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं। अर्ली चाइल्ड में जो होते हैं डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से, कुछ केस में, रेयर केस में जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकते हैं। बहुत ही कॉमन है जो बर्थ एस्फिक्सिया, जो पेरीनाटल एज में, जो प्रेगनेंसी के दरमियान या डिलीवरी के दरमियान जो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बर्थ की इंजरी जो होती है, ब्रेन इंजरी होती है, वो मोस्ट कॉमन है। वो चांसेस रहता है रिकरेंट सीज़र का भी और फ्यूचर में भी सीज़र का। उसके अलावा सर्टेन इन्फेक्शन है, न्यूरो इन्फेक्शन, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस किसी को ब्रेन का हो गया, या न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बहुत ही कॉमन है, देखते हैं आजकल सोसाइटी में ख़ास करके देखा जाता है। वो कॉमन वजह इस वजह से भी है कि अगर आप फ्रेश वेजिटेबल्स लें और उसे प्रॉपरली कुक ना करें, प्रॉपरली वॉश ना करें, तो उससे भी चांसेस है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। उसके अलावा स्ट्रोक इम्पॉर्टेंट कॉज है। सर्टेन टाइम्स स्ट्रोक रिमोटली हुआ हो, पहले हुआ, और उसके स्कार जो ब्रेन में रहते हैं वो सीज़र का कॉज करते हैं। उसी तरह हेड इंजरी में दोनों चांसेस है। आपने जो पूछा ना कि किसी के चोट से, हेड इंजरी के एक्यूट स्टेज में तो होता ही है सीज़र, लेकिन कई बार जो स्कार ब्रेन में जो दाग रह जाते हैं उससे भी सीज़र होते हैं। उसके अलावा जो कॉमन मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ है, ब्लड शुगर का हाई होना या कई बार कम हो जाना भी सीज़र को ट्रिगर करता है। उसके अलावा बॉडी में नमक का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, ये भी कॉमन वजह है। तो ये मोस्ट कॉमन वजह है। इसके अलावा भी कुछ रेयर कॉजेज़ हैं, लेकिन आम इंसान को ये कॉमन वजह जानना चाहिए और उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो चांसेस है कि सीज़र रिकर न करे। बिल्कुल, अभी तक आप ये ज़रूर समझ गए होंगे कि गलतफहमियां और किस तरीके से इन चीज़ के साथ आप बढ़ सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, अगर मेडाज में कोई पेशेंट आते हैं एपिलेप्सी को लेकर, तो मेडाज किस तरीके की केयर देता है एपिलेप्सी पेशेंट्स को? मिडास एक कंप्लीट कहें कि कम्प्रीहेंसिव स्ट्रोक सेंटर है जो अंडर वन रूफ हम लोग कंप्लीट एपिलेप्सी केयर करते हैं। इसके अलावा जो हमारी ट्रीटमेंट होती है अफोर्डेबल है, एक आम इंसान के लिए, किसी कोई भी अफोर्ड कर सकता है। उसके अलावा हमारी टाइम टू टाइम कोशिश होती है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करें, अवेयरनेस पैदा करें। इसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम काउंसलिंग, एक जो पैम्फलेट ब्रोशर के ज़रिए हम लोग लोगों को अवेयरनेस पैदा करते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग जो एक रिसर्च जो एपिलेप्सी से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड भी हम लोग यहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट बना रखा है कि एपिलेप्सी से रिलेटेड रिसर्च हो सके। जो ड्रग ट्रायल है वो सब में हम लोग शामिल होते हैं। तो हमारी कोशिश है कि एपिलेप्सी जो एक ट्रीटेबल कंडीशन है और लोगों के बीच में जो एक मिथ है
सोशल स्टिग्मा जो इतना बड़ा बनाया हुआ है, जो अवेयरनेस की कमी की वजह से है। तो हम लोग अगर आगे आए और सोसाइटी में और लोगों को शामिल करें, जो सपोर्ट सिस्टम शामिल करें, तो बहुत हद तक इस मिथ से और इसके गलतफहमियां को दूर कर सकते हैं और ये ट्रीटेबल कंडीशन को हम लोग दूर कर सकते हैं। एक आम इंसान को जो प्रोडक्टिव और एक फुलफिलमेंट जो होना चाहिए जो सीज़र के पेशेंट को, वो हम लोग अचीव करा सकते हैं। और आखिर में बिल्कुल एक अगर छोटा सा संदेश की बात हो, और वो संदेश जो अभी तक आपने दिया सोसाइटी को लेकर, लेकिन उस इंसान को लेकर, क्योंकि उस इंसान को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है जब समाज में उसको इस तरीके से देखा जाता है, तो उस इंसान को समाज के ऊपर में आज के दिन पर आपका क्या संदेश है? मेरा कहना बिल्कुल है कि आप अपने लाइफ को फुल्ली जिए, एक प्रोडक्टिव लाइफ। आपको कहीं से लिमिटेशन नहीं है। कभी अगर सीज़र कंट्रोल किसी टाइम, कई बार होता है, कुछ ट्रिगर फैक्टर होता है जिस वजह से सीज़र हो जाता है। जैसे कि आप अपने लाइफ में जो एक प्रोडक्टिव लाइफ है, और कोशिश करें कि दवा मिस ना करें। दवा मिस करने से कई बार सीज़र रिकर करता है, और जो ख़ास स्पेशल सिचुएशन है उस दरमियान में अपने आप को ख़ास ध्यान दें। जैसे कई बार फीवर आया किसी को या कोई और मेडिसिन लिया, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि सीज़र की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। तो उस स्टेज में आप अपने आप को ट्रीटिंग फिजिशियन को बताएं कि हमें सीज़र है, हमें मेडिसिन चल रही है, तो उसमें एडजस्टमेंट होगा तो चांसेस है। प्रॉपर आप दवा लें। कई बार होता है कि दवा सीज़र कंट्रोल हो जाने के बाद से वो दवा रोक देते हैं, जिसकी वजह से सीज़र रिकर करता है। तो जब तक कि न्यूरोलॉजिस्ट आपको बताए नहीं कि दवा आपको ख़त्म करना है, बंद करना है, जो कि ग्रेजुअल होता है, तब तक आप दवा लें। फुल्ली आप प्रोडक्टिव लाइफ जिए, और हम लोगों का पूरा सपोर्ट है, और फैमिली को भी हम लोग इनकरेज करते हैं कि आपका सपोर्ट सिस्टम बना रहे। और जिनको इस घर में सीज़र है वो लोग दूसरे लोगों को भी एजुकेट करें, और एक सपोर्ट सिस्टम से हम लोग काफ़ी हद तक इसमें कोशिश होगी कि हम लोग कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, और ख़ास तौर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर में अपनी बात रखने के लिए। एक बार फिर हम किसी और विषय के साथ आपके साथ हाजिर होंगे और उस पर करेंगे बात। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। जाते जाते सिर्फ एक छोटा सा संदेश कि अगर आपकी बढ़ने की हिम्मत है तो ज़रूर आगे बढ़िए, लेकिन अगर ताकत नहीं और फिर आगे बढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कथन रूजवेल्ट ने दिया था, वही रूजवेल्ट जिनको मिर्गी का दौरा भी पड़ता था और फिर यूएस के वो प्रेसिडेंट भी बने थे। फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाज़त।